आदरणीय सभापति जी, मैं कर्मचारी प्रतिकर विधेयक 1923 में और संशोधन करने वाले कर्मचारी प्रतिकर विधेयक 2016 का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, देश में श्रम कानूनों में बदलाव की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। अभी एक विश्व बैंक का अध्ययन आया है। उस अध्ययन के मुताबिक भारत में श्रम कानून विश्व के सर्वाधिक प्रतिबंधात्मक श्रम कानून माने जाते हैं। वास्तव में भारत में केवल श्रम कानूनों के विषय में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर कानून सुविधाओं की बजाय प्रतिबंध लगाने वाले ही प्रतीत होते हैं। इसलिए इनमें एक परिवर्तन की आवश्यकता है और बहुत सारे कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। वास्तव में श्रम कानून की अगर हम बात करें तो ये कानून ऐसे होने चाहिए जो श्रमिकों के अधिकारों व विकास में टकराव की धारणा को समाप्त करके श्रमिकों को सुरक्षा दें व नए अवसर और बनाने वाले होने चाहिए, नए अवसर पैदा करने वाले होने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, एक अनुमान के अनुसार कुल दुनिया में जो श्रमिकों की संख्या है उसमें 25% से अधिक श्रमिक हिंदुस्तान में रहते हैं। और अभी जो एक नया अध्ययन 2014 में किया गया है उसके अनुसार श्रमिकों की संख्या हिंदुस्तान में जो संगठित और गैर संगठित दोनों क्षेत्रों से आते हैं लगभग 49 करोड़ है, जो भारत की कुल आबादी का 40% है। इसमें जो असंगठित मजदूर हैं उसमें भी महिलाओं की एक बहुत बड़ी संख्या है और उनको संरक्षण देके न्यूनतम मजदूरी सहित अन्य सुविधाओं के लिए कानून लाना ही चाहिए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ये जो आज हम संशोधन करने जा रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है, लेकिन ये दुर्घटनाओं में जो कामकाज के दौरान दुर्घटनाएं होती हैं उसमें मृत्यु होने या इस तरीके की अपंगता आना या कोई ऐसा रोग हो जाने की दशा में जिससे मृत्यु हो जाए या उससे वो काम करने योग्य ना रह जाए, ऐसे में हमारे जो श्रमिक हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं। जो पहला संशोधन 17 का के माध्यम से लाया गया है उस संशोधन का सीधा अर्थ ये है कि जो नियोक्ता है उसको स्पष्ट रूप से श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए। अगर वो किसी भी साधन से जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको बताना चाहिए, और अगर ऐसा करने में वो चूक करता है तो उसके ऊपर 5,000 की बजाय अब 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्राविधान किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य है कि नियोक्ता इस बात को निश्चित रूप से जो श्रमिक है उसको बताएगा। दूसरी बात जो इस अधिनियम के माध्यम से कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे कि 300 रुपये जो उच्च न्यायालय में जो मामले जाने चाहिए उनकी धनराशि सीमा 300 की बजाय 10,000 कर दी गई। तो 10,000 के पीछे उद्देश्य ये है कि जैसी हमारी इस समय जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं गरीब लोग नहीं जाते माननीय उच्च न्यायालय या न्यायालयों में। ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं, जो कारखाने के मालिक हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो न्यायालय की व्यवस्थाओं का उपयोग या कहिए उसको दुरुपयोग इसलिए करते हैं कि वो श्रमिकों के और गरीब आदमियों के अधिकारों को मार सकें। इसलिए ये बहुत अच्छा प्राविधान है, इसको हम लोगों ने किया है। और जो तीसरा एक बहुत अच्छा संशोधन किया गया है उसमें ये किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय की स्थिति में या जब कभी भी चले जाते थे तो ये लोग करते थे जो श्रमिक का कंपनसेशन होता था उसको इस कारण रोक देते थे कि हमारा मामला उच्च न्यायालय में भी लंबित है इसलिए हम इसको नहीं देंगे। तो उसमें ये प्राविधान कर दिया गया है जब तक स्पष्ट रूप से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे न कर दिया जाए तब तक आप श्रमिकों के अधिकारों को बाधित नहीं कर सकते। वास्तव में हमारे देश में जो गरीबों की संख्या है वो 40 करोड़ से अधिक है। अभी हम सब लोगों ने देखा है बहुत सारी चिंताएं पूरी दुनिया कर रही है कि सभी लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, सभी लोगों को सड़क, सभी लोगों को रोजगार, सभी को बिजली, सभी को पीने का पानी, ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। हमारी जो एनडीए की सरकार है वो प्रतिबद्ध है कि हम अपने श्रमिकों को निश्चित रूप से न्याय दें और उसके लिए हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई है। चाहे जनधन योजना हो जिसके माध्यम से हमने गरीब लोगों के बैंकों में खाते खोले हैं, उनको अधिकार दिलाया है। 12 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा देने की बात हो, घरेलू कर्मचारियों, ड्राइवर, इन सब लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। 330 रुपए में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, अटल पेंशन योजना है। ये आर्थिक सुरक्षा गरीब तबकों को देने के लिए है। उसके साथ साथ हम जैसे उज्ज्वला गैस के माध्यम से लाए हैं 5 करोड़
गैस कनेक्शन हम फ्री देने जा रहे हैं। आवास का एक लक्ष्य रखा है, सबको हम आवास 2022 तक उपलब्ध कराएंगे। शौचालयों की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा, सबको रोजगार, सबके हाथ में पैसा, ऐसी सारी व्यवस्थाएं करें। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, श्रम कानूनों को तर्कसंगत व्याख्या के साथ श्रम कानूनों को फिर से आकार देने की आवश्यकता है, जो श्रम व्यवस्था में लचीलापन लाने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा देने का भी काम करें। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात के लिए भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि आजकल हम गांवों में बहुत सारी सुविधाएं चला रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी का कार्यक्रम हो, स्कूलों में रसोइयों की बात हो, बीएसएनएल में बहुत सारे संविदा कर्मी काम करते हैं, विद्युत में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी काम करते हैं जो संविदा के आधार पर हैं, कई बिना संविदा के होते हैं। ऐसे असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको भी श्रम कानून के माध्यम से उनको भी सुरक्षा देने का काम किया जाए। उसके साथ साथ न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण प्रतिवर्ष करना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी को महंगाई से जोड़ करके इसकी व्याख्या प्रतिवर्ष करनी चाहिए और प्रतिवर्ष न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना चाहिए। मैं इन्हीं संशोधनों की अपेक्षा माननीय मंत्री जी से करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।